Hello friends, this is Krishna, your physics educator. Welcome to you all in the third lecture of our physics of MindSpark series. Today we are going to start with our first lecture of classical mechanics, starting from the topic or chapter kinematics. आज हम इस चैप्टर में क्या-क्या लेक्चर में क्या-क्या कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, frame of reference, distance and displacement, speed and its type, velocity and its type, average speed and velocity, instantaneous speed and velocity, accelerations and its type. आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको आगे बढ़ने से ये पहले बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स से हर एक टॉपिक में इसकी यूज आती है। आप या तो रोटेशनल डायनेमिक्स उठा लीजिए, आप सर्कुलर मोशन उठा लीजिए, आप सेंटर ऑफ मास उठा लीजिए, सब में आपकी इसकी यूजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम सारे टॉपिक में कहीं ना कहीं पार्टिकल के मोशन और उसके मोशन करवाने के कॉजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। मैकेनिक्स मैकेनिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो आपको मोशन बॉडी का कैसे हो रहा है, उस मोशन के पीछे क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है और वो बॉडी किस कंडीशन में मोशन कर रही है वो बताता है। ठीक है। Motion mechanics is a branch of the physics that deals with the study of the motion of objects, force responsible for the motion, and the condition of the body at rhythmic that deals with the motion of an objects. ठीक है। अब फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखनी चाहिए अपने, कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिक्स। ये फिजिकल क्वांटिटी अच्छी लग नहीं रही, इसको हटाइए। कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? मैकेनिक्स के दो कंपोनेंट है बेसिकली, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। डायनेमिक्स में आपका आ जाएगा फोर्स, एनएलएम बेसिकली, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप फोर्स की बातें करेंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स, और ऐसे ही आगे भी। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है या फिर मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो सिर्फ मोशन पे ही डिपेंड करती है। मोशन कैसे हो रहा है, मोशन हो रहा है, बस इस पर बात करती है। अब उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, या तो फोर्स लग रही होगी या फिर किसी और चीजों से, जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी, आपने यूट्यूब पे देखा होगा या फिर शॉर्ट्स में देखा होगा कि आप एक गाड़ी लेते हैं, उसके ऊपर मैग्नेट लगाते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो मूवमेंट करने लगती है। लेकिन काइनेमेटिक्स को ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये देखती है कि वो बॉडी मूव कर रही है। अब उसमें आप किसी भी तरीके की फोर्स या फिर कुछ भी से आप उसे मूव करा सकते हैं। अब डायनेमिक्स क्या होती है? डायनेमिक्स हमें ये बताता है कि वो मोशन तो हो रही है, लेकिन उस मोशन के पीछे क्या कारण है कि वो मूव कर रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोशंस इन स्टडी इन काइनेमेटिक्स। अब तो एक मोशन 1D पढ़ेंगे अभी हम लोग, काइनेमेटिक्स 1D में। और काइनेमेटिक्स 2D होता है, जिसमें मेनली प्रोजेक्टाइल की बातें होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बातें होती है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आपने एक बॉल, कभी ना कभी आपने एक बॉल फेंका होगा क्रिकेट या फिर कुछ भी खेलते समय, जिसकी मोशन ऐसे होती है। अब ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसका एक सर्कुलर मोशन होता है, जिसमें बेसिकली कुछ नहीं, एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा डेफिनेशन वाला टॉपिक चालू होता है। ये लेक्चर बेसिकली मोस्ट ऑफ थिंग्स इसमें डेफिनेशन ही होंगे, एग्जांपल्स और हायर लेवल्स की प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ठीक है। रेस्ट। अब रेस्ट क्या होता है? कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है। जहां मान लीजिए कि
एक बुक है, वो टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो टेबल के रिस्पेक्ट में वो बुक रेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि उस बुक की पोजीशन चेंज हो नहीं रही। अब मोशन, मोशन क्या होता है, अगर बॉडी मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन सराउंडिंग या फिर रेफरेंस पॉइंट, तो वो मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मूविंग कार चेंजेस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीज, बिल्डिंग एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर एक कार है, ठीक है, कार है, आप इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो आप तो इस गाड़ी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, पर सराउंडिंग के जो पेड़ हैं, आपको ये बैठ के आपको ये लगता होगा कि वो चल रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मोशन जो है एक सराउंडिंग या फिर रेफरेंस पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि आप गाड़ी तो चल रही है, लेकिन आप गाड़ी के अंदर है, तो गाड़ी आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, पर पेड़ तो चल रही है। लेकिन आप बाहर से जब देखेंगे तो पेड़ आपको रेस्ट पे दिखेगी, कार मूविंग दिखेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जैसे जैसे पर्सपेक्टिव अपनी चेंज करेंगे, वैसे वैसे आपकी मोशन की भी पर्सपेक्टिव चेंज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप, आपकी गाड़ी भी चल रही है और पेड़, पेड़ भी चल मतलब कि पेड़ है धरती पे, और आप आउटर स्पेस से देखेंगे तो आपको पेड़ और गाड़ी दोनों मूव होते हुए दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो आपके आउटर स्पेस से क्या मतलब होगा, पेड़ भी मूव कर रहा है। समझे? सब आपके पर्सपेक्टिव की गेम चलेगी इसमें, और कुछ नहीं। हाँ, जिसकी बात कर रहे थे वही अभी बात। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को ये डिफाइन करते हैं या फिर आप मेजर करते हैं। A frame of reference is a system consisting of an origin and a coordinate axis relative to which the position of the motion of an object are measured. An object can be considered as a point object if the size of an object is much smaller than the distance moved. ठीक है, आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका डिस्टेंस जो मूव किया हुआ है वो एकदम पॉइंट साइज, मतलब कि डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, लेकिन उसकी साइज, सॉरी, उसकी साइज भी आप उसको निगलिजिबल मान सकते हैं अगर उसने डिस्टेंस बहुत ज्यादा मूव किया होगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, एरोप्लेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि एरोप्लेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको क्या दिखेगा कि एरोप्लेन कैसे जा रही है, तो आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए तो आपको क्या लगेगा कि बॉय पीछे जा रहा है, आप तो वहीं पे हैं लेकिन बॉय पीछे जा रहा है। समझे? अब स्केलर और वेक्टर, हमारा पहला चैप्टर। डेफिनेशन क्या होती है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। एग्जांपल के स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, टाइम टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। और एल्जेब्रिक लॉस को स्केलर क्वांटिटी तो ओबे करती है, लेकिन वेक्टर जो है ऑर्डिनरी ये एल्जेब्रिक रूल को नहीं ये ओबे करती है। इसके लिए वेक्टर अलजेब्रा होता है जो कि आप मैथ्स में पढ़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, अगर एक बॉडी है ए से, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है, और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी,
जा रही है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब इसकी जो डिस्टेंस होगी, वो टोटल पाथ कवर्ड होती है, मतलब कि 10 + 5 किलोमीटर, जो कि होगी 15 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ए से सी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि सबसे छोटा लाइन होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, और फिर उसे आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेट्स से कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री अभी के लिए, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाते हैं, √125 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? 125 किलोमीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से बोलते हैं राम है, ठीक है। वो घर से 10 किलोमीटर दूर अपने स्कूल गया, ठीक है। और फिर वो जब छुट्टी हुई स्कूल की, तो वो वापस भी आया, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ कवर्ड, जो कि आपका होगा 20 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने के, 10 किलोमीटर आने के। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर शॉर्टेस्ट पाथ आप इसकी निकालेंगे, जो कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस, लेकिन ये इसी पाथ पे रिटर्न हो रही है, इसी पाथ पे रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे जब वो इनिशियल उसका फाइनल पॉइंट मैच कर गया, ठीक है, तो क्या होगा? फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, जो कि होगा 0 किलोमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट। मतलब इससे हमें क्या पता चला? डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, पर डिस्टेंस हमारा कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल, एक से राम अपने स्कूल तो गया, ठीक है, 10 किलोमीटर। और वो अपने घर ना आके अपने फ्रेंड के घर पे गया, ठीक है, फ्रेंड, 5 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमारा अभी भी 10 + 5, जो कि होगा 15 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा इस केस में? लेट से कि इस साइड जो मोशन हो रहा है, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम ये प्रेज्यूम करते हैं कि राइट साइड में जो मोशन हो रहा है वो पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड में जो हो रहा है वो निगेटिव है, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्ट्रेट लाइन मोशन में? सॉरी, जो मुझे एग्जांपल एक्सप्लेन करना है वो हो, राइट साइड में हम निगेटिव ले रहे हैं और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड में गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, देख रहे हैं हम ये बात। राइट साइड में गया, हम -10 लिखेंगे, क्योंकि अब ले रहे एज्यूम कर रहे हैं कि -10 किलोमीटर हमारा लेफ्ट राइट साइड में माइनस है हमारा, और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। और वापस कितना है? 5 किलोमीटर। तो कितना बना? -5 किलोमीटर। अब माइनस क्या दिखा रहा है?
माइनस हमें ये दिखा रहा है, माइनस हमें ये दिखा रहा है कि वो जो बॉडी है उसकी अभी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में, ठीक है। और कुछ मतलब नहीं है इसका। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग, मतलब कि एक पार्टिकल जो अपने मोशन के दौरान जितना भी चले उन सबको ऐड करके हमें डिस्टेंस मिलता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और जीरो हो सकता है, कि अगर बॉडी अगर रेस्ट पे है तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। डज नॉट डिक्रीज इवन इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जिससे हम इस एग्जांपल में देखे थे कि बॉडी स्कूल, मतलब राम स्कूल जाके वापस आ गया लेकिन डिस्टेंस 20 ही रहा। ये हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है, ठीक है। जो इस एग्जांपल में देखें, हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 125 किलोमीटर था। अब ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो भी होगा। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली एग्जांपल हमने ये थर्ड वाली देखी थी। राम तो स्कूल गया लेकिन अपने फ्रेंड के घर चला गया, जिसमें डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही थी? -5 किलोमीटर। मतलब क्या बता रहा है कि अभी वो उसको अपने, राम को अपने इनिशियल पोजीशन पे जाना है, अभी पहुंचा नहीं है। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे हाथ में, तो हम किस साइड लेना चाहते हैं। लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव ही लीजिएगा। इससे आपकी सॉल्विंग आसान हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इसी पैटर्न, यही इसी थ्योरी पे चला जाता है। इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है। ग्रेटर तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। अब लेस देन और इक्वल टू ही हो सकती है। अब इक्वल टू किस डायरेक्शन में होगी? कि लेट्स से कि बॉडी ए है, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में गया स्कूल तक, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, 10 किलोमीटर, ठीक है। ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रैवल, ठीक है, जो हम टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो होता है। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल by an object depends on the path followed by the particle in going initial position to the final position, ठीक है। डिस्टेंस जो हमारा पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितना हम चल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, डिस्टेंस डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो हमेशा बढ़ेगा ही। और डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये हमारा सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा इनिशियल पॉइंट का था, फाइनल पॉइंट का था। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सब चीज रिपीट हो रही है जो पहले हम पढ़ चुका है। और ये भी हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इज द गिवन इंटरवल में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एग्जांपल है, a body walks 5 kilometers towards the east, west, north, south। 5 किलोमीटर ईस्ट में, 3 किलोमीटर नॉर्थ में, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट।
फिजिक्स में एक चीज और याद रखेगी, जितनी बड़ी एरिया उतनी बड़ी मैग्नीट्यूड। 4 किलोमीटर and 2 किलोमीटर फाइनली टुवर्ड्स साउथ। 2 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर्ड होगी हमारी? टोटल डिस्टेंस तो आपको सबको पता होगी। 5, 3, 4, 2। 9, 12, 14, 14 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन क्या होगी? ये ठीक, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, ठीक है। इसे हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, ठीक है। और ये हमें पता है कि ये हमारा 1 किलोमीटर है। इसे मैं थोड़ा इनलार्ज व्यू बना देता हूँ। अभी ये पता है कि ये 4 है, ये 4 है तो ये 4, तो ये बचा कितना? 1 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 2 है तो ये 2, तो ये बचा कितना? 1 किलोमीटर। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो बनेगा √2 किलोमीटर, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? √2 किलोमीटर। अब क्योंकि ये 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये वाला एंगल कितना हो गया वेक्टर से अगर निकाले तो? 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर हॉरिजॉन्टल एंगल ले रहे हैं तो 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। इसकी मैं एक अच्छी सी वीडियो बना देता हूँ, कुछ ऐसा ये बनेगा। ये बन रहा था 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, क्योंकि वेक्टर तो हम पैरेलली ट्रांसपोज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे तो वेक्टर ही हुआ वो। ये बना √2 किलोमीटर और ये हो गया 45। आगे बढ़ते हैं। आर्क लेंथ। आर्क लेंथ की एक फॉर्मूला होती है जो हम सब ने पढ़ी होगी, मतलब मैंने खुद पढ़ाई है 10 डायमेंशन में। आर डी साइन, आर डी थीटा। अब थीटा क्या होता है? रेडियन में होता है। लेट से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लेट से कि 45 डिग्री, ठीक है। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 × पाई/180 डिग्री। डिग्री मतलब ये 45 लिख के ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रेडियन का कोई यूनिट रेडियन हो। तो 45 कितना होता है? 4 बार में ये, तो पाई/4 रेडियन हो गया, ठीक। ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, आर डी थीटा। मतलब थीटा जो हमारा है वो सेंटर से बनने वाला एंगल है, और जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा डी, जो आर्क लेंथ होता है हमारा वो आर थीटा के बराबर होता है, मतलब रेडियस इंटू उस एंगल सस्पेंड, ये सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन सर्कल, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कॉर्ड है, इसका मैं आपको डेरिवेशन बता सकता हूँ। ये रहा आपका सेंटर,
ये रहा, ठीक है। ये एंगल बना रहा है थीटा, ये है आर और ये है एल, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें अब, अगर ये थीटा बना रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस एल है हमारा, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेंटर से अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया जाए तो ये जो एंगल है बाइसेक्ट हो जाता है हाफ में, एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करता है। सिमिलरली मैं यहाँ से इसको डिवाइड किया, ठीक है, ये हमारा L/2, ये हमारा L/2 और ये पाई/2, मतलब थीटा/2, सॉरी पाई/2 क्या बोल रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि 90 डिग्री है, साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा/2 देखिए, साइन थीटा/2 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा आर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर क्या है, L/2 अपॉन आर, ये क्या बना, ये बन गया आपका 2r साइन थीटा/2 इज इक्वल्स टू एल, ठीक है। ये आपकी इसकी डेरिवेशन होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2r साइन थीटा साइन थीटा/2 होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है ये, a body moves in a circular path of radius 7 km, find the distance traveled and the displacement in the following case, ठीक है। when the body covers an angle of 90 degree on a circular path, ठीक है, ये पता हमारा 7 मीटर, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, इसमें और कुछ नहीं करना है। 90 डिग्री बोल रहा है, आप लॉजिकल थिंकिंग भी कर सकते हैं इसमें। ये 90 डिग्री कब होगा, लेट्स से कि हम इस सर्कल को 4 पार्ट में ही डिवाइड कर देता हूँ, 4 क्वाड्रेंट, ईच का लेंथ कितना हुआ 90 डिग्री, ईच एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। पहले का सवाल, पहले क्वेश्चन का सवाल, हमें इसका आर्क लेंथ चाहिए होगा, जो कि कितने के बराबर होगा, एक क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो मतलब कि पहले का एक आंसर क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो 2πr/4 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि हो गया पाई/2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना 7 मीटर और पाई का वैल्यू कितना था 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 गया 11 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो क्या होगा, ये ट्रायंगल, मतलब 7, ये भी 7 हो गया, फिर क्योंकि रेडियस है तो इसका क्या होगा 7² + 7², मतलब √98, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली
बी में देखा जाए, बी सवाल की बात किया जाए तो क्या बोल रहा है, ये 180 डिग्री कवर करना चाहिए, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो डिस्टेंस क्या होगा, पाई बाई आर, पाई आर, पाई बाई आर, पाई आर। ये कितना होगा, 22 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ये डायमीटर, डायमीटर कितना है 40 मीटर। ठीक है। अब क्योंकि ये अब बॉडी जहां सी की बात करें तो बॉडी जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे आ जा रहा है, तो मतलब डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि जहां से शुरू हो रही है वहीं पे आ गई है बॉडी। आगे बढ़ते हैं। A person walks along a circular track of radius 10 meter and covers 3/4 of the circle. Find the displacement and distance ही होगा, इसके आगे जो छूट गया है। Find displacement and distance। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। एक बॉडी है जो 3/4 कवर कर लिया, मतलब पॉइंट ए से चालू हुई है, पॉइंट बी तक गई है। 3/4 इतना ही होगा क्योंकि ये तो 1/4 है। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा हमारा 2 पाई आर -1/4 पाई आर, क्योंकि 1/4 पाई आर तो इसका होगा एरिया, मतलब डायमीटर, पेरीमीटर। ये 3 पाई/4 पाई आर हो गया। अब आर का वैल्यू हमारे 10 दिया हुआ है, इसमें वैल्यू डालिए तो ये बन जाएगा 3/4 × 10 पाई मीटर, जो कि हो गया 30 पाई/4 मीटर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, ये 10 है, ये भी 10 हो गया, तो ये बन जाएगा √ऑफ 200 मीटर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस निकालना है इसमें। डिस्टेंस क्या होगा, 10, 13, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 23, 29, 30, 30 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे सोचिए कि ये यहाँ से मैं इसे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, ये 10 मीटर है, ये 8 + 1 14 मीटर हो गया, तो मतलब ओवरऑल लेंथ कितना हो गया, 24 मीटर। और ये हाइट कितना हो गया, 3 मीटर + 2 मीटर + 6 मीटर, 6 मीटर हो गया। तब इसका जब हम लोग पाइथागोरस करेंगे तो क्या होगा, √ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 36। ये बन जाएगा आपका √ऑफ 612
ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? किस रेट से आपकी डिस्टेंस चेंज करती है। तो है स्पीड इज, मतलब कि स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये तो सबने, ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड, जिस तरीके से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, वैसे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब टाइप्स ऑफ स्पीड में दो टाइप की स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल ये लीजिए कि लेट्स से कि ये 1 सेकेंड है। ठीक है। ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है। ठीक है। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसकी भी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड उस तरीके की स्पीड को बोलते हैं कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है तो अगले 1 सेकंड में भी 10 ही मीटर चलना चाहिए, तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है। An object is said to be moving with a uniform speed if it's cover equal distance and equal time interval. However small the interval may be. कितना भी छोटा इंटरवल हो सकता है, उससे आपको हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? इसकी जस्ट अपोजिट। मतलब 1 सेकंड में अगर 10 सेकंड 10 मीटर चल रही है, लेट्स से कि 1 मिनट 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, अगले 1 सेकंड में 30 मीटर चल रही है। ठीक है। इसका क्या मतलब है? अलग है, इसमें क्या स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड की, इसमें 20 मीटर पर सेकंड की, अब इसमें है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इसमें वेरिएबल स्पीड देखिए, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस चल रही है। A body said to be moving have non-uniform speed if it's cover unequal distance in equal time interval और equal distance in unequal time interval। वैसा वर्षा भी ट्रू होता है। वेलोसिटी, अब स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और नहीं स्केलर क्वांटिटी थी, तो वेक्टर क्वांटिटी उसकी क्या होगी? वेलोसिटी। ठीक है। अब वेलोसिटी क्या चाहिए होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। मतलब किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, उसे टाइम डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। इसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। एक चीज और आप मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, वेलोसिटी भी जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड होती है, उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अब ये क्या बोलती है? हर एक टाइम इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। मतलब 1 सेकंड में अगर कोई बॉडी 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर की ही डिस्प्लेसमेंट करनी चाहिए, और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होनी चाहिए साथ में। क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा, वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम होती है, कि इसमें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होनी चाहिए इन इक्वल टाइम इंटरवल, और वाइस वर्सा।
या फिर आप मोशन डायरेक्शन और मोशन चेंज कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक बहुत एग्जाम्पल होता है, इस पे एक चैप्टर भी है जो आप जानते होंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है, हेंस ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता हूँ कि अ बॉडी मूविंग विथ अ, हाँ, सर्कुलर मोशन पे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सर्कुलर मोशन पे जो बॉडी मूव कर रही है, क्या उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, है, हो सकती है, क्योंकि स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। क्या उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है क्या? इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी हर एक पॉइंट पे। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टोटल डिस्टेंस स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसमें और कुछ आपको नहीं पढ़नी, ये जो स्पीड की प्रॉपर्टी है वो वही एवरेज स्पीड की प्रॉपर्टी होगी। डायमेंशन फॉर्मूला आप सबको पता है, LT-1 होता है पहले चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी की दो फॉर्मूला आते हैं, एक और एक। एवरेज वेलोसिटी की दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एक और होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। ये किस केस में होता है? ये दोनों वैलिड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में नहीं वैलिड है। अब जो एवरेज वेलोसिटी की सेम प्रॉपर्टी होगी जो वेलोसिटी की होगी, मतलब इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगा और डायमेंशन जो है LT माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड अब वो उस तरीके की स्पीड होती है जो कि एक पर्टिकुलर समय पे ही निकाली जाती है, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। लेट्स से कि एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है फर्स्ट सेकंड में, उसके 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है सेकंड सेकंड में। तो फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेकंड सेकंड में उसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? तो 20 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है? ये यूनिट आपकी बहुत छोटी, माइक्रो सेकंड भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। बट बस हम इसमें एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही बात करते हैं, उससे ज्यादा की नहीं बात करते। पूरे मोशन की बात इसमें नहीं होती, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। अब इसकी की फीचर्स क्या है? हाउ ये हमें ये बताता है कि बॉडी कैसे, कितनी स्पीड से मूव करे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है? इसमें हम लोग टोटल जर्नी के बारे में कंसिडर नहीं करते, सिर्फ स्पीड एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो मैंने ऊपर बताया। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। हाँ, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई रोल होती नहीं। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी उसके बारे में बात करता है। Instantaneous velocity is the velocity of an object or a body at the specific moment of time। एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे ही बात होती है। इसके फॉर्मूला ये रहा, instantaneous velocity is dx by dt। ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, इस पे हम लोग अगले क्लास में बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। If a car moves forward, stops and reverses, its instantaneous velocity changes at every point। सही बात है कि एक गाड़ी है जो पहले चली, फिर रुक गई, फिर पीछे आ गई, इसकी हर एक सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग, इस साइड पे पॉजिटिव है, यहाँ पे तो जीरो ही है,
और यहाँ पे तो नेगेटिव है। ठीक है। Mathematically, instantaneous velocity is the limit of the average velocity at the time interval approaches to zero। देखिए, आपको इस सब की कोई यूज नहीं है। आपको क्वेश्चन लगाने आना चाहिए। क्वेश्चन लगाने के लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। इसमें भी ये dx/dt वाला टर्म। ठीक है। मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिट। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आप लिमिट अगर आप पढ़े नहीं होंगे वैसे तो अभी आप, तो लिमिट जो है वो अगर टाइम जीरो पे टेंड कर जाए, मतलब कि टाइम बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाए, तो उस समय पर जो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट पर ये dt मतलब चेंज इन टाइम आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन टाइम आएगा एक पर्टिकुलर छोटे से इंटरवल के लिए, उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एक सवाल है, ट्रेन ट्रेवल्स एट 30 मिनट्स 60 किलोमीटर इन नेक्स्ट 30 मिनट एंड 90 किलोमीटर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइम ऑफ द ट्रेन। ठीक है। तो हम इसमें देखें, पहले आधे घंटे के लिए वो चल रहा है 60 के स्पीड में। तो इससे क्या पता चला, 30 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा पहले में। ठीक है। फिर अगले आधे घंटे में वो कितना चल रहा है, सॉरी, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 45 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल उसने कवर किया है 75 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। ठीक है। और टोटल टाइम क्या लिया उसने, 1 आवर। तो हमारा नेट स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में स्पीड, तो ये एवरेज स्पीड होता है 75/1, 75 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। A car moves from X to Y with a uniform speed v1 and returns from Y to X with a uniform speed v2. The average speed of the round trip is। लेट्स से कि ये जो है X to Y जो है वो d डिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टेकन कितना होगा, t1 जो होगा वो d/v1 होगा। सिमिलरली y से x, तो यहाँ पे t2 जो होगा वो कितना होगा, d/v2। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा होगा 2d, एक बार जाने का d एक बार आने का d। ठीक है। और टोटल टाइम कितना होगा, d/v1 प्लस d/v2। ठीक है। तो स्पीड निकालें अब हम। ठीक है। स्पीड निकालते हैं अब हम लोग, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d/v1 प्लस d/v2। ठीक है। अगर आप यहाँ से d कॉमन निकाल ले तो 2/1/v1 प्लस 1/v2, यहाँ पे d और यहाँ पे एक d, तो d से d गया, तो ये बन गया 2/v2 प्लस v1/v1v2। तो ये बन गया 2/v1v2 अपॉन v1 प्लस
आंसर हो गया हमारा सी। अगले पर चलते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि जिस तरीके से वेलोसिटी होता है रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेक, मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बस आपको वेलोसिटी वेक्टर लिख देना होता है और कुछ नहीं करना होता है। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट होती है। एक्सेलरेशन मोड कुछ नहीं है। अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। और निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो निगेटिव एक्सेलरेशन होती है। और जीरो एक्सेलरेशन क्या होती है? जब बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मेंटेन करके चल रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये चीज आप सोच सकते हैं कि रिटार्डेशन जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन की साइन निगेटिव हो। ठीक है, लेट्स से कि वेलोसिटी की ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में तो बॉडी रिटार्ड करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि लेट्स से कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव है पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निगेटिव है। इस केस में भी वेलो और ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन केस में, सॉरी, अगर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है, इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और इस केस में भी एक्सेलरेशन रिटार्डेटिंग एक्सेलरेटिंग होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। एक हम्बल एडवाइस है आपको कि HC वर्मा काइनामेटिक्स की रीडिंग जरूर लगाइएगा, इससे आपकी क्लैरिफिकेशन बेटर हो जाएगी। और बैक एक सॉल्व एग्जांपल्स लगाइएगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब पे हम बात करेंगे। इसी के साथ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।